आज करेंगे हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में समावेशी शिक्षा के बारे में, उसकी क्या उसका कॉन्सेप्ट है और क्या उसका स्कोप है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 11वीं पंचवर्षीय योजना है क्या, उसमें ये कब लागू की गई थी, किसने लागू की थी, इसमें क्या क्या जो नीति बनाई गई थी उसमें किन किन चीजों को यहाँ पे लिया गया था, उसकी अवधारणा क्या रही और इसने किस किस क्षेत्र पे अपना काम किया। तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना हमें किसके संदर्भ में पढ़नी है? 11वीं पंचवर्षीय योजना हमें समावेशी शिक्षा के संदर्भ में पढ़नी है। लेकिन इसके संदर्भ में पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि ये पंचवर्षीय योजना में कब लागू की गई और किसने लागू की। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास पर इसने बल दिया, जो कि हमारा मेन टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन टुवर्ड्स इंक्लूसिव सोसाइटी, जो हमारा मेन टॉपिक है। इस योजना ने इसका सबसे अधिक जोर इसने डाला था समावेशी विकास पे। तो इसके लिए वार्षिक विकास दर 9% रखा गया और इस योजना के अंतर्गत रोजगारों को नए रोजगार को सर्जित करना, निर्धनता में कमी, प्राथमिक शिक्षा में सुधार, जो मैंने आपको पीछे टॉपिक पढ़ाया था, कौन सा पढ़ाया था? एलिमेंट्री एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो ये बातें इसके अंदर वो टॉपिक भी हमारा यहाँ पे दिख रहा है हमें। इसके बाद है गरीब परिवारों को बिजली देना, कनेक्शन देना, वन क्षेत्रों में वृद्धि करना, ये उसके अदर टॉपिक थे। इसके साथ ही समावेशी शिक्षा के ऊपर इसने सबसे ज्यादा बल दिया था, जो हमारा मेन टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन की समावेशन शिक्षा के संदर्भ में 11वीं पंचवर्षीय योजना से क्या अभिप्राय है, इसके क्या क्षेत्र रहे, इसकी क्या अवधारणा है। ये इसमें हम देखेंगे कि इसके विवरण के बारे में पूरा जाने तो ये एक राष्ट्रीय योजना है जो हमारे प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा विकसित और कार्यान्वित की जाती है, यानी कि इसका निर्माण किया जाता है, इसको लागू किया जाता है। कार्यकाल इसकी समय अवधि जो है वो 2007 से लेके 2012 तक रही। 2007 में अगर आप डेट देखें तो 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक। फिर अगर हम इस योजना के अध्यक्ष की बात करते हैं तो श्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में इसका आरंभ हुआ था। इसका विकास लक्ष्य था कि 9% पूरे 9% तक इसका विकास हो। अन्य जानकारियों में इसमें इस योजना में 7 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों एवं व्यक्तियों की साक्षरता दर को 85% तक बढ़ाना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना, जो हमारा पहला जो 4th यूनिट है उसके भी कई बीच में इसमें आ रहे हैं। तो जहां अगर 4th यूनिट भी हम पढ़ते हैं तो इस योजना को हम वहां भी एक्सप्लेन थोड़ा सा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा 4th यूनिट में हमारा टॉपिक जो था वो हमारा प्राथमिक शिक्षा ही था, जो बार बार इसमें जिसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। रोजगार के बारे में बताया जा रहा है, आदि प्राथमिक शिक्षा में सुधार, निर्धनता में कमी आदि इसके मुख्य लक्ष्य थे। और इसमें समावेशी शिक्षा के बारे में भी हम जो हमारा मेन टॉपिक है उसके लिए हम इसको पढ़ रहे हैं कि ये 11वीं पंचवर्षीय योजना है वो क्या है। और इसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना में और बहुत सारी चीजें थी, लेकिन इसमें हम सिर्फ ध्यान देंगे, फोकस करेंगे तो समावेशन के ऊपर फोकस करेंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में समावेशन का की अवधारणा क्या है, तो हमें फोकस समावेशन की अवधारणा पे करना है, इसलिए मैं आपको यही क्लियर करवाऊंगी पहले और बाद में करेंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशन की अवधारणा के जो मेन बिंदु है वो एक तो है गरीबी को समाप्त करना और स्थिर एवं समावेशी विकास पर बल। ठीक है, इसके समावेशन के प्रत्येक क्षेत्र एवं पहलू, समावेशन का प्रत्येक क्षेत्र और पहलू कौन कौन सा? शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी एवं आय आदि से संबंधित पर बल देना। समावेशन शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन में प्रतिभाशाली बच्चे भी आते हैं, पिछड़े वर्ग के बच्चे आते हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं वो आते हैं, उन सब के लिए एक कक्ष में बैठाकर शिक्षा देने की सुविधा करना ही समावेशन है। इस समावेशन शिक्षा में किस प्रकार उनको क्या सुविधाएं दी जाए जिससे कि हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी कक्ष बेहतर हो, इसके लिए कौन सी नियम लागू किए जाए, उसकी क्या अवधारणा है, ये मैं आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पे जब भी आप समावेशन शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे तो इस बात का ध्यान रखना कि समावेशन शिक्षा मतलब समावेशन कक्षा में अगर हम जाते हैं तो वहां पे आपके प्रतिभाशाली बच्चे भी आएंगे, आपके पिछड़े वर्ग के बच्चे,
और ये दिव्यांग बच्चे और जो निर्धन बच्चे, सारे सभी तरह के बच्चे जो समाज के किसी भी क्षेत्र से संबंधित रखते हों, किसी भी वर्ग के हों, वो एक क्लास के अंदर बैठ के किस प्रकार अच्छे से सभी का विकास हो, सभी उस कंसेप्ट को समझें, इसके लिए सरकार के द्वारा समय समय पर अनेक आयोग और योजना बनाई गई थी। उस योजना के तहत हमारी एक है 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इसमें इसकी क्या अवधारणा है, अवधारणा में पढ़ने के बाद हम इसके क्षेत्र पे जाएंगे कि इसमें प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या किया गया है, उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं समावेशन शिक्षा में, अलग से जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं, पिछड़े बच्चे हैं उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं, ताकि वो एक ही कक्ष में बिना डिस्टरबेंस के, बिना कोई बाधा के अच्छे से अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो इसमें पहला पॉइंट था गरीबी को समाप्त करना, तिरोय समावेशी विकास पर बल। अगर हम निर्धनता में कमी लाएंगे, निर्धनता की दर में कमी लेके आएंगे, तो इससे जो हमारा समावेशन का जो विकास है वो बढ़ेगा। समावेशन के प्रत्येक क्षेत्र एवं पहलू, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, आय आदि से संबंधित पर बल देना। समावेशन के संदर्भ में जीडीपी दर में वृद्धि करना, इससे कृषि पर आधारित वृद्धि दर को बढ़ाना। यानी कि हर क्षेत्र में, ये कह सकते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में अगर सरकार के द्वारा सोचा गया, इसकी नीतियां बनाई गई कि किस प्रकार उसमें विकास किया जाए, ताकि जो हमारा एक लक्ष्य है कि प्रत्येक बच्चे को एक ही कक्ष में, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, किसी भी जाति, धर्म या प्रतिभाशाली या मंदबुद्धि या पिछड़े वर्ग या दिव्यांग, जो भी बच्चा है एक ही कक्षा में बैठ के पढ़े और उसका पूर्ण विकास हो, इसके लिए ये स्कीम चलाई गई थी। इसमें समावेशन के संदर्भ में लिंग अनुपात में अंतर को कमी करना, यानी कि समावेशन में लड़के और लड़कियों के लिए पहले क्या होता था, अलग से विद्यालय खोले जाएं, लेकिन अब क्या है, समावेशी शिक्षा में क्या है, लड़के और लड़कियां यानी एक साथ बैठ के पढ़े, जो भी समस्याएं हैं उनका सामना करें, सरकार के द्वारा वो नीतियां लागू की जाएं जिनके द्वारा वो उनमें जो अंतर किया जाता है, जो भेदभाव किया जाता है, वो दूर करके किस तरीके से एक ही कक्षा के अंदर बैठ के अब वो आगे अपना विकास कर सकें। समावेशन के संदर्भ में लैंगिक असमानता का उन्मूलन करना, बच्चों के बीच कुपोषण के स्तर में कमी लाना एवं स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना। अगर बच्चे स्वस्थ होंगे तो वो अच्छे से समझ पाएंगे, उनका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से होगा। तो इसके लिए क्या किया गया है कि समावेशन शिक्षा के अंतर्गत ये अवधारणाएं हैं जो इन्होंने इस योजना के अंतर्गत समझी और इन पर काम करने के लिए इसने अपने आप को इसके ऊपर काम करने के लिए निश्चित किया कि हम इन सभी क्षेत्रों में काम करेंगे। क्लास में बच्चे हैं, जो कक्ष में जो हमारे बच्चे बैठे हैं समावेशन शिक्षा में या हमारी कक्षा में, तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना ये भी हमारी जिम्मेवारी है। ये भी इस योजना के अंतर्गत इसके ऊपर भी काम किया गया कि बच्चों में कोई भी कुपोषण ना आए, बच्चे स्वस्थ रहें, स्वस्थ आय का उनका, ये सारी चीजों के ऊपर इसने काम किया था 11वीं पंचवर्षीय योजना ने। तो इसके अंदर एक समावेशन के संदर्भ में भी ये अलग से पॉइंट है कि बच्चे स्वस्थ रहें, इसके लिए भी उनके समय समय पे उनके द्वारा कोई कार्यक्रम चलाए जाएंगे जिससे बच्चों में कुपोषण ना हो। और समावेशन के संदर्भ में बालकों एवं व्यक्तियों की साक्षरता की दर को बढ़ाना। तो यहाँ पे समावेशन से हमारा अभिप्राय यही है कि समावेशी शिक्षा में कक्षा में हर बच्चा पढ़ सकता है, जो कोई भी जाति, धर्म, लिंग से संबंधित रखता हो, पिछड़े वर्ग का हो या प्रतिभाशाली हो, मंदबुद्धि हो, उन हर तरीके के बच्चों के लिए, जो दिव्यांग हो, वो सभी बच्चे एक एक कक्षा में बैठ के पढ़ें और उनके लिए जो भी सुविधाएं हैं वो दी जाएं। तो इसके संदर्भ में व्यक्तियों की साक्षरता की दर को, यानी कि बच्चों की, बालकों की साक्षरता दर को बढ़ाना भी इनका एक लक्ष्य रहा है। इसके बाद समावेशन के संदर्भ में विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति, ये मैं आपसे बात कर ही चुकी हूँ
कि पिछड़े वर्ग के को भी इन कक्षाओं में लेके आना। प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में विद्यालय खित्ता दर, यानी कि जो विद्यालय में बच्चे स्कूलों को छोड़ देते हैं उनकी संख्या में कमी लाना, ये भी इनकी अवधारणा में रहा है। समावेशन के संदर्भ में सभी बालकों के लिए प्रारंभिक विद्यालय की गुणवत्ता को निश्चित करना। यही नहीं कि हम सिर्फ शिक्षा दे रहे हैं, नहीं, शिक्षा के साथ साथ हमें क्या करना है, शिक्षा के साथ साथ उनकी गुणवत्ता को भी बनाए रखना है। उनकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उनके अधिगम जो अनुभव हैं, उनका उपलब्धि क्षेत्र, उनका उपलब्धि भी हमें समय समय पे जांच करते रहना है कि बच्चे ने कितनी गुणवत्ता आ गई है और बच्चे को हमें और आगे क्या करवाना है। इसके संदर्भ में विभिन्न प्रकार की सुविधाओं, छात्रवृत्तियों आदि का विस्तार करना। यानी कि यहाँ पे हम छात्रवृत्तियों से क्या समझेंगे, यानी कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उन बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाए ताकि वो निःशुल्क रूप से आगे अपनी पढ़ाई जारी रखें। किसी काम से वो आर्थिक रूप से अगर उनमें तंगी आ गई है, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इसके लिए उनको छात्रवृत्तियां देना, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अलग से सुविधाएं देना, ये भी इनके 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इनका एक ये भी लक्ष्य रहा है। इसके अलावा क्या था, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित आवश्यक सेवाओं विशेष रूप से गरीब और पिछड़े लोगों की पहुंच को सुनिश्चित करना। ये नहीं है कि हमने सिर्फ यहाँ के ये कि हमने बच्चों को ये सुविधाएं दे दी हैं, नहीं, हमें निश्चित करना है कि अगर गरीब परिवार के बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो जैसे हमने देखा था कि प्राइवेट स्कूलों में हमने 25% बच्चों को जरूरी कर दिया था, तो ऐसी ही अनेक नीति लागू करके हमें ये देखना होता है कि गरीब निर्धन परिवार के बच्चे कहीं इन सुविधाओं से वंचित न रह जाएं। कौन सा पॉइंट है ये, हम लोग कौन सा कर रहे हैं, समाज के प्रत्येक बालक को उनकी पहुंच को सुनिश्चित करना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित आवश्यक सेवाएं विशेष रूप से, अच्छा ये पॉइंट हमारा हो चुका। समावेशी विकास के संदर्भ में लोगों के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार के अवसर का विस्तार करना। यानी कि समावेशन के दौरान, समावेशी कक्षा में, समावेशन के विकास के दौरान हमारी जो कक्षाएं थी उसमें उन बच्चों ने अगर शिक्षा ले ली है तो उनके लिए रोजगार भी उपलब्ध कराना, रोजगार हम उनको उपलब्ध करा पाए, इसके ऊपर भी इन्होंने अपना फोकस रखा है। अतः इन बिंदुओं का विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में त्रिव और विकास सामाजिक समावेशन के संदर्भ में विशेष प्रयास किए गए हैं। तो जो भी हमने ये पॉइंट्स देखे हैं, इसमें वो सारी चीजें जिनकी वजह से अगर हमारा समावेशन शिक्षा नहीं हो पा रही है, हमारी समावेशी कक्षा नहीं चल पा रही है, तो उनकी वजह से जो समस्याएं सामने आ सकती हैं, उनके लिए नई नई नीतियां लागू की गई, नीतियां लेके आई गई। इनके संदर्भ में आपने ये देखा, यहाँ पे अभी पढ़ा है। तो इस योजना में समावेशन की अवधारणा में उन तमाम क्षेत्रों और संदर्भों को समावेशित करने का प्रयास किया गया है, जिससे कि समाज के एक प्रमुख अंग के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के समावेशन को उनके संदर्भ में सुनिश्चित किया जा सके और एक अच्छे समावेशी समाज की स्थापना और विकास की ओर उन्मुख हो सके। एक अच्छा कक्षा कक्ष होगा, समावेशन का एक अच्छा कक्षा कक्ष होगा, एक अच्छा समावेशी शिक्षा अगर हम देंगे तो एक अच्छे समावेशी समाज की हम स्थापना कर सके, इसके लिए हम उन्मुख रहेंगे। इसके लिए हमें अनेक नीतियां बनाई और उनको कार्य रूप देने की कोशिश की। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में समावेशन का क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ इंक्लूजन विद रेफरेंस ऑफ 11th 5-year प्लान। तो हमारा 11th 5-year प्लान के संदर्भ में हमारा इंक्लूजन का क्या स्कोप रहा था, क्या इसके क्षेत्र रहे थे, क्या कहाँ पे इसने कैसे कैसे क्या क्या काम किया है, इसके बारे में जानेंगे कि समावेशन शिक्षा एवं विकास सभी विद्यालयों का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। सभी विद्यालयों को ये कार्य दिया गया कि उनका एक प्रमुख उद्देश्य क्या है कि समावेशन शिक्षा का विकास हो, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाए। तो इस प्रकार आपने यहाँ पे क्या समझा कि समावेशन कक्षा में जो भी हमारे जिस भी तरीके के जो हमारे छात्र विभिन्न जातियों जनजातियों से प्रतिभाशाली अन्य दिव्यांग बच्चे भी जो हमारे आते हैं, जिनकी सारी सुविधाएं हम देते हैं, उन सब के लिए विशेष ध्यान रखा जाए। अगर उनको कोई समस्या आ रही है, उनको कोई नए तरीके से कई नई पेडागोजी से हमें पढ़ाना है, तो उनके लिए उन क्लासरूम का अरेंज करना, अगर कोई स्पेशल टीचर हमें चाहिए तो उस टीचर्स का अरेंज करना, ये सारे काम किसके हैं, विद्यालय के।
और राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से क्या किया गया कि सभी विद्यालयों को ये आदेश दिया गया कि उनका ये प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि वो अपनी समावेशी शिक्षा को और इसका विकास कर सके। इसके बाद क्या है, इसके स्कोप और इसके क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है कि समावेशन के संदर्भ में अगर जो विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा योजना, यानी कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देंगे, IEDC, जो स्कीम के विस्तार की आवश्यकता पर बल देना, यानी कि उन बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष एकीकृत शिक्षा योजना का विकास, योजना का निर्माण करना। इसके अलावा समावेशन एवं शिक्षा के विकास के संदर्भ में अध्यापक प्रशिक्षण और पेडागोजी शिक्षा शास्त्र पर बल देना, यानी कि समावेशन शिक्षा कक्षा कक्ष हमारी अच्छे से चले, शिक्षा में इसका अच्छा से विकास हो, इसके लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाए, यानी कि टीचर्स को नए टीचर्स के लिए समय समय पर अरेंज किया जाए, उनके प्रशिक्षण करवाया जाए और ऐसी पेडागोजी यानी अनेक ऐसी विधियों का निर्माण किया जाए जिससे टीचर क्या है, उन जो समावेशी शिक्षा है जो हमारे कक्षा कक्ष के अंतर्गत होती है उसको अच्छे से कर पाए। तो इसके समावेशन के संदर्भ में विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा योजना, यानी कि यहाँ पे एकीकृत शिक्षा इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन स्कीम IEDC स्कीम के अंतर्गत प्रति बालक आवंटित की जाने वाली राशि में बढ़ोतरी का सुझाव। तो इन बच्चों की, जो बच्चे इंटीग्रेट करके बच्चों को, विकलांग बच्चों को, उनको इंटीग्रेट करने के लिए हमें नए नए स्कीम लेके आ रहे हैं, तो उनको अगर कुछ लाना पड़े अपने नई विधियों के नई विधियों से अगर वो पढ़ते हैं तो इसके लिए उनको भी, उनकी राशि में भी बढ़ोतरी की गई। स्कूलों को भी अनेक ऐसे नए जो हमारी पेडागोजी थी उनको पढ़ाने के लिए जो जिन जिन की चीजों की जरूरत थी वो उन्हें अरेंज करवाई गई। स्कूलों को आदेश दिया गया कि वो जिन चीजों की उनको जरूरत है वो चीजें उन बच्चों के लिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अरेंज करवाएं। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विकलांगता एवं आवश्यकता का निर्धारण करना और उनका वर्गीकरण एवं क्षेत्रीकरण करने और उनके अनुरूप शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। तो इसमें क्या है, उनकी जो आवश्यकताएं थी उनको पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा उन पे बल दिया गया। उनको अलग अलग से श्रेणीबद्ध किया गया कि किस बच्चे को कितनी ज्यादा सुविधाओं की जरूरत है, उसको श्रेणीबद्ध अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया कि इन बच्चों को ये सुविधाएं चाहिए। तो सरकार के द्वारा उन सुविधाएं, वो जो सुविधाएं थी वो बच्चों को दी गई ताकि हमारे समावेशन कक्षा कक्ष में समावेशी शिक्षा के विकास में कोई दिक्कत ना हो। पड़ोस और नजदीकी विद्यालय समावेशन मित्रवत अथवा विशेष बालकों की आवश्यकता एवं शिक्षा के अनुकूल होना चाहिए, यानी कि जो हमारे जो विद्यालय हैं वो उनमें जो भी हम काम करवाते हैं वो मित्रवत की भांति हो और बालकों की जो आवश्यकता है और जो शिक्षा के अनुकूल जो चीजें हैं वो उनको उपलब्ध करवाई जाए। विद्यालयों में विभिन्न संस्थाओं के द्वारा शिक्षा की समावेशी व्यवस्थाओं से संबंधित नीति का आत्मसात करना, यानी कि विद्यालयों में और जो विद्यालयों से संबंधित अनेक जो संस्थाएं हैं, जो NGO हैं, उनमें भी समावेशी शिक्षा की व्यवस्था से संबंधित अनेक नीति जो लागू की जा रही हैं उनको आत्मसात करना, उनको समझना और उनको लागू करवाना। मानसिक रूप से पिछड़े और मंद बालकों के लिए जिला स्तर पर छात्रावास से संबंधित एक व्यापक योजना बनाएं और उनके व्यवहारिक अनुप्रयोग पर बल दें। ये नहीं है कि उनके लिए छात्रावास बनवा दिए, ना तो उसमें टीचर है, ना सुविधाएं हैं, ना पेयजल की आपूर्ति की गई है, वहां पे पूरी तरीके से रोशनी, लाइट वगैरह का अरेंज करवाना, साधन अरेंज करवाना, यानी कि वहां पे जो क्लास है, जो छात्रावास दिया गया है वो सारी सुविधाएं उस छात्रावास में देना और उनको व्यवहारिक रूप में से वो प्रयोग में उसे ला सके। मानसिक रूप से पिछड़े हुए और मंदबुद्धि के बच्चों को लिए जिला स्तर पर ये सारे काम करवाए गए। इसके बाद है किसी भी नई योजना के संदर्भ में सरकार की वित्तीय वचनबद्धता कम से कम 2 या 5 साल तक की अवधि के लिए होनी चाहिए, यानी कि अगर हम कोई योजना बना रहे हैं समावेशी शिक्षा के विकास के लिए तो उसके लिए सरकार के द्वारा 2 या 5 साल तक हमें वित्तीय सहायता दे। तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का ये इसी के क्षेत्र के अंतर्गत आता था कि ये जो 2 या 5 साल तक आपको वित्तीय सहायता दी जाएगी।
अध्यापक एवं अध्यापकों के प्रशिक्षकों को समुदाय, गैर सरकारी संगठनों, सरकार के साथ समावेशन के संदर्भ में उचित तालमेल बनाना चाहिए, अर्थात अच्छे संबंध बनाने और विकसित करने चाहिए। तो यहाँ पे क्या था कि जो अध्यापक हैं उनको और जो अध्यापकों के द्वारा नए अध्यापक बनाने के लिए जो ट्रेनिंग दी जा रही है, जो ट्रेनीज हैं उनको, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, इनके संदर्भ में तालमेल बनाए रखें और अच्छे संबंध बनाएं और विकसित करें कि यानी समाज का हर क्षेत्र, पूरा वर्ग, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, यानी कि प्राइवेट हो या सरकारी हो, हर स्कूल को, हर विद्यालय को, हर संस्था को समावेशन शिक्षा के विकास के लिए, समावेशन कक्षा चालू बनाए रखने के लिए, समावेशी शिक्षा लागू करने के लिए पूरा सहयोग देना है। इसमें अध्यापक और अध्यापक प्रशिक्षकों को समुदाय, गैर सरकारी संगठनों और सरकार के साथ समावेशन के संदर्भ में उचित तालमेल बनाना चाहिए और अच्छे संबंध बनाए और विकसित करें। अगर हम तालमेल बनाए रखेंगे तो हम अपने लक्ष्य को जरूर ही प्राप्त कर सकते हैं और अपने देश का विकास कर सकते हैं। यही समझते हुए ये 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये समझा गया और इसका विकास के लिए कार्य किए गए। विशिष्ट आवश्यकता वाले शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित संशोधित पाठ्यक्रम बनाने और उनका निर्धारण करने के संबंध में जो हमारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी जो हमारी है, वो सक्रिय रूप से शामिल होगी इन सभी कार्यक्रमों में, यानी कि उनके द्वारा जहां भी सहयोग की जरूरत होगी वो अपना सहयोग यहाँ पे देंगे। तो ये भी इसी के क्षेत्र के अंतर्गत आया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो इसके अंतर्गत समावेशन शिक्षा के विकास के लिए हमारी एनसीटी ने भी काफी सहयोग दिया और उसको सक्रिय रूप से सहयोग देने के लिए सरकार की तरफ से हुआ ये आया था कि सरकार की एनसीटी इसमें अपना सक्रिय सहयोग दे। समावेशन के संदर्भ में प्रत्येक बालक, अनुसूचित जाति जनजाति यानी पिछड़े वर्ग, लड़के लड़कियां, कोई भी बाधा मुक्त सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। उनको अगर कोई भी बाधा हो रही है तो इसके लिए भी वो सारी सुविधाएं दी जाएं सरकार के द्वारा, और जिससे कि हमारा समावेशन कक्षा कक्ष सुचारू रूप से चालू रहे और हम उसमें आगे विकास कर सकें। शिक्षा के समावेशन के संदर्भ में प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, छात्रवृत्तियों का विस्तार करना और समावेशन के संदर्भ में प्रत्येक बालक और उनकी पहुंच सुनिश्चित करना। तो यहाँ पे एक बात ये हो जाती है कि अगर बच्चे ने, यहाँ पे किसी भी तरीके के बच्चे ने, विभिन्न स्तर के बच्चे यहाँ पे समावेशी कक्षा में आते हैं, क्या वो बने रहते हैं अपनी कक्षा में? इसके लिए भी क्या है, उनको सुनिश्चित कर लेना कि वो बच्चे जिन्होंने दाखिला लिया है वो बने हुए हैं। कोई भी समस्या अगर उनको आती है तो उस समस्या को दूर करके उनको उनको बनाए रखना, वहां पे सुचारू रूप से कक्षाओं को चालू रखना, ये भी इसी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। समावेशन के संदर्भ में शुल्क एवं छात्रावास सुविधाओं के संदर्भ में आर्थिक सहायता एवं ऋण सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा या कोई संस्था हमारे समावेशन का विकास के संदर्भ में कोई ऋण लेना चाहती है तो वो उसको पूर्ण रूप से दिया जाए, आर्थिक सहायता भी दी जाएगी सरकार के द्वारा, जिससे कि हमारे एक अच्छे समावेशी समाज की तरफ हम उन्मुख हो सकें। ये भी इस योजना की का लक्ष्य रहा है, इसके क्षेत्र के अंतर्गत रहा है। हर विद्यालय के पास विकलांग समन्वयक होना चाहिए जो कि समावेशन से संबंधित सुविधाओं और शिकायतों की जांच अथवा देखभाल करे। यानी कि इनके पास क्या होता है, एक कोऑर्डिनेटर भी होना चाहिए जो समय समय पर जांच कर सके कहाँ पे कमी है, कौन सा सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, हमें क्या और सुविधा देनी है, किस क्षेत्र में काम करना है। इसके लिए भी एक यहाँ पे एक कोऑर्डिनेटर, एक कमेटी बनाई गई। तो इस प्रकार ये आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। तो इसमें 5 वर्ष की समय सीमा के अंदर विकलांग और समावेशन से संबंधित सुविधाएं प्रदान की जाएं। जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए भी 5 वर्ष तक जो सुविधाएं दी गई। और इसमें क्या है, अन्य शिक्षण संस्थाओं को दिव्यांगों को मित्रवत बनाने के संदर्भ में निश्चित किए गए अनुदान के समय के साथ बढ़ोतरी की जाए। यानी कि जिनको जो विशेष आवश्यकता वाले लोग हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए क्या है, जो उनको सहायता चाहिए होती है, यानी कि कोई अगर चल नहीं सकता है तो उनके लिए चेयर, अगर कोई देख नहीं सकता है तो उनके लिए सरकार के द्वारा वो सारी सुविधाएं दी जाएं जिससे वो अच्छे से इसमें अपने कक्षा कक्ष में बना रहे, तो वो सारी सुविधाएं उनको दी जाएं। तो समावेशी शिक्षा में ये हम समावेशन जो है हमारा, इसके समावेशन समाज के लिए हमें समावेशन विकास जरूरी है। जो हमारी एक अच्छी कक्षा कक्ष के अंतर्गत हो सकता है, उसके लिए क्या क्या सुविधाएं दी जानी चाहिए, उसका क्षेत्र क्या है, ये हमारा आज हमने जाना।
क्या 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समावेशन के विकास के लिए कौन शिक्षा में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है और विद्यालयों के द्वारा क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और सरकार ने उनको क्या सुविधाएं दी हैं, तो ये सारी स्कीम आज हमने इसमें इस चैप्टर में पढ़ी।